हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नोमिक साइकोलॉजी एमपीसी 003। ये जो पेपर है आपका थर्ड पेपर, इसकी क्लासेस फिलहाल चल रही हैं। एमपीसी 003 की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम सेकंड ब्लॉक पर हैं। ब्लॉक जो आपका 1 है उसकी चारों यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और ब्लॉक 2 की हम सेकंड यूनिट पर अभी हैं, फर्स्ट यूनिट पर अभी हम हैं। और फर्स्ट यूनिट को हमें 4 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ा क्योंकि आइडियली जब स्टार्ट किया था तब लगा था 3 पार्ट में कवर हो जाएगा। कुछ यूनिट बहुत ज़्यादा लेंदी हैं, लंबी हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाऊं, इसीलिए मैं भी अपना टाइम यहाँ पे लेके चल रही हूँ। तो इसके 3 पार्ट्स हो चुके हैं और आज इस वाले पार्ट को, फोर्थ पार्ट को हम कवर करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सुलिवन्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को हम स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे। यही एक टॉपिक है जिसे हमें आज के वीडियो में कवर करना है, लेकिन ये छोटा टॉपिक नहीं है, वरना हमने प्रीवियस वीडियो में से ले लिया होता। तो इसको डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और टॉपिक है हमारा सुलिवन्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पहले और दूसरे पैराग्राफ में आप कुछ सुलिवन्स के बारे में जानेंगे, कब वो पैदा हुए थे, कब उनकी डेथ हुई थी, क्या क्या उन्होंने अपने चीज़ों में किया, जैसे कैरन हॉर्नी का आपने पढ़ा था। कहीं भी आपको इसको लिखने की कहीं ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉलेज के लिए है। अगर याद रख पाए, ध्यान में रह पाए, अच्छी बात है, थोड़ी नॉलेज अपडेट होती है, अदरवाइज इसको आपको यूज़ कहीं नहीं करना है। तो आइए क्विकली मेरे साथ ऐसे रीड कर लीजिए, रीड करने से ही समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो ये है नहीं जो मुझे आपको समझाना हो। हैरी स्टेक सुलिवन वॉज बोर्न इन नॉर्विक नियर न्यूयॉर्क एंड डाइड इन 1949 इन पेरिस। उन्होंने मेडिकल डिग्री ली 1917 में और आर्म फोर्सेस को भी सर्व किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1922 में वो विलियम एंडेंसल वाइट से मिले थे, जो कि अमेरिका न्यूरोसाइकेट्री के लीडर थे उस टाइम पर, और उन्होंने सीजोफ्रेनिया में कुछ इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट किए, जो कि जिसकी वजह से वो बाद में क्लिनिशियन भी बन पाए। Although Suvilin was trained in psychoanalysis in the United States, but soon drifted from the specific psychoanalytic belief while retaining much of the core concepts of Freud. जो हम यहाँ पे सुलिवन्स के कॉन्सेप्ट को या थ्योरी को यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड के कुछ थॉट्स को एक्सेप्ट भी किया था, बाद में उसमें से चेंजेस भी किए थे, कुछ डिसएग्री भी किए थे, और काफी हद तक सिमिलैरिटीज भी थी। तो जो भी उनके थॉट्स आगे थे उसमें कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रॉइड के जो साइकोडायनामिक्स है उसका कुछ हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। यही वजह है कि इनको हमने यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हमें पढ़ने को इन्हें मिल रहा है। Interestingly, Suvilin placed a lot of focus on both the social aspects of personality and cognitive representations. Suvilin called his approach an interpersonal theory of psychiatry because he believed psychiatry is the study of what goes on between people. क्योंकि जब उन्होंने साइकियाट्री की फील्ड में काफी वर्क भी किया था, तो उनका ये बिलीव बन गया था कि जो जिस तरह से जो सिगमंड फ्रॉइड थे वो ये मानते थे कि जो लोगों के अंदर चल रहा है वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो ये नहीं मानते थे। उनका थॉट इससे ऑपोजिट था। वो साइकियाट्री में बिलीव करते थे, वो कहते थे कि जो लोगों का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, इंटरपर्सनल मॉडल में वो बिलीव करते थे कि जो हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप होते हैं, हमारे थॉट्स जो होते हैं, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था ना कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन, ये इनके थॉट्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, आगे पता चलेगा कि किस किस तरीके से अपने कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन को उन्होंने दिया है। तो इनका बहुत ज्यादा मानना था कि जो बाहर की दुनिया में हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे भी हम पर फर्क पड़ता है। For Sullivan's relationship are primary. Personality is a hypothetical entity that cannot be observed or studied apart from interpersonal situation. उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से ही स्टडी में आती है। आप समझ ही तब पाते हैं जब दूसरों को किसी के साथ कुछ बिहेव करते हुए देखते हैं। तो इस तरीके से वो पर्सनैलिटी को व्यू करते थे। द ओनली वे पर्सनैलिटी कैन बी नोन इज थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। यानी कोई किसी के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, इससे भी फर्क पड़ता है, इससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम जजमेंट बना पाते हैं। Therefore, the unit of study is not the individual person, but the interpersonal situation. तो इनके केस में, सुलिवन्स के केस में, हम जो समझ पाते हैं पर्सनालिटी को, उसमें केवल इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करते, बल्कि उसके दूसरों के साथ रिलेशनशिप को भी स्टडी करते हैं। Sullivan's theory can be explained under 3 main headings: dynamics of personality, enduring aspects of personality, and development epoch. शुरुआत करेंगे डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी के साथ में। इसके बारे में उनका क्या कहना था, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। Sullivan's conceptualized personality as an energy system with energy existing either as tension or as energy transformation. मतलब दो तरीके से मानते थे वो कि जो पर्सनालिटी है वो एक एनर्जी सिस्टम है with energy existing either as tension, यानी पर्सनालिटी पोटेंशियलिटी फॉर एक्शन, जो भी किसी एक्शन को लेने के लिए हमारे अंदर पोटेंशियल है उसको उन्होंने टेंशन का नाम दिया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी एक्शन हम लेते हैं वो खुद भी जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। और उन्होंने टेंशन को नीड और एंग्जाइटी में डिवाइड कर दिया, यानी कि जो भी हमारा एक्शन होता है उसके लिए जो भी स्ट्रेंथ होती है हमारे अंदर, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, नीड्स में और एंग्जाइटी में। नीड्स कैन रिलेट इधर टू द जनरल वेलबींग ऑफ अ पर्सन और टू स्पेसिफिक जोन्स।
such as the mouth or genitals. General needs can be either physiological such as food or oxygen, or they can be interpersonal यानी टेंडरनेस एंड इंटीमेसी। उन्होंने कहा नीड्स तो कई तरीके से हो सकती हैं। अच्छा, जो भी हम एक्शन लेंगे, जो भी किसी चीज के टुवर्ड्स हमारा एक्शन निकल कर आएगा, उसका जो पोटेंशियल है उसमें नीड इन्वॉल्व होगी। जब तक हमें किसी चीज की नीड नहीं फील होगी, वो फीलिंग नहीं होगी, तो उस फीलिंग के बिना हम वर्क कैसे करेंगे। तो उन्होंने इसमें नीड को यहाँ पे ऐड किया। अनलाइक नीड्स विच आर कंजक्टिव एंड कॉल फॉर स्पेसिफिक एक्शन टू रिड्यूस देम, मतलब जब तक हमारी एक फीलिंग होगी उसी को सेटिस्फाई करने के लिए तो हम एक्शन देंगे। जो कि जिसमें हम कहते हैं कि एंग्जाइटी इज डिस्जंक्टिव एंड कॉल्स फॉर नो कंसिस्टेंट एक्शन फॉर इटसेल्फ। ऑल इन्फेंट्स लर्न टू बी एंग्शियस थ्रू द एम्पैथेटिक रिलेशनशिप एंड दे हैव विद देयर मदरिंग वन। Sullivan's called anxiety the chief disruptive force in interpersonal relationship. A complete absence of anxiety and other tension is called euphoria. उन्होंने यहाँ पे नाम दिया यूफोरिया का। उन्होंने कहा कि अगर एंजाइटी बिल्कुल भी एब्सेंट होगी, टेंशन बिल्कुल एब्सेंट होगी, तो उसको उन्होंने यूफोरिया की स्टेज कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत जरूरी है कि अगर पर्सन एंग्शियस होता है उस चीज को लेके, जो जिसको यूस्ट्रेस भी कहते हैं हम साइकोलॉजी में, तो वो रिक्वायर्ड होता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सुलिवंस रिकॉग्नाइज 3 लेवल ऑफ कॉग्निशन। उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी चीज को परसीव करते हैं तो उसके 3 स्टेजेस होती हैं। इन तीनों स्टेजेस का नाम ध्यान रखिएगा, प्रोटोटैक्सिक, पैराटैक्सिक एंड सिंटैक्सिक्स। प्रोटोटैक्सिक तो वो है जो आप विजुअलाइज ही नहीं कर सकते, यानी कि जो बहुत छोटा बच्चा होता है जब वो दुनिया में आता है तो वो आंखें होती है उसकी, वो देख सकता है चीजें, लेकिन उन्हें डिफाइन नहीं कर सकता चीजों को। तो वो जो कुछ भी परसीव कर रहा है जिसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं, वो प्रोटोटॉक्सिक की कैटेगरी में आता है। पैराटैक्सिक की कैटेगरी में वो चीजें आती हैं जो नियरली इम्पॉसिबल है लेकिन की जा सकती हैं, यानी उन्हें दूसरा पर्सन स्टडी कर सकता है और कुछ बता सकता है एक्सप्रेशंस के बारे में। ये भी हम छोटे बच्चों में 18 मंथ्स से बिलो जो बच्चे होते हैं उनमें ही देखते हैं। सिंटैक्सिक्स तो सिंटैक्स से बना है। सिंटैक्सिक में वो चीजें होती हैं जो कम्युनिकेशन के थ्रू बताई जा सकती हैं। अब कैसे होते हैं ये लेवल ऑफ कॉग्निशन, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीजें इस तरीके से जब भी चीजें परसीव होती हैं तो वो 3 फॉर्म में हो सकती हैं, प्रोटोटैक्सिक, पैराटैक्सिक एंड सिंटैक्सिक। Prototaxic level contains the primitive experience of infants, experiences that are impossible to put into words, जिनको बताया नहीं जा सकता, और to communicate to others are called prototaxic। यानी जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, जो भी इमेजेस विजुअलाइज करते हैं, जो भी वो चीजें देखते हैं, आप नहीं जान सकते कि वो क्या देखते हैं, ना ही वो आपको बता सकते हैं, तो वो प्रोटोटैक्सिक लेवल पर चीजों को देख रहे होते हैं। ये उनका कॉग्निटिव एक्सपीरियंस होता है, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि कॉग्निशन का लेवल होता है वो। Experiences that are pre-logical and nearly impossible to accurately communicate to others are called parataxic. Included in these are erroneous assumptions about cause and effect, which Sullivan's termed parataxic distortion. ये भी छोटे बच्चों में भी देखे जाते हैं, छोटे बच्चों में ही देखे जाते हैं इनफैक्ट, जो कि डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो जो पर्सन है, ये बच्चा है जो, वो उसको कोई ना कोई कॉज इफेक्ट दे पाता है। छोटे बच्चे की बात हो रही है। Experiences that can be accurately communicated to others are called syntaxics. Children become capable of syntactic language at about 12 to 18 months of age, when words begin to have the same meaning for them that they do for others. मतलब अगर उन्हें पता है कि वो अगर अपने घर में पानी को मम कह के बुला रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, तो किसी दूसरी जगह भी जाके वो वैसा ही बिहेव करेंगे, तो वो सिंटैक्सिक के एक्सपीरियंस को दिखा रहे होते हैं। ये जो 3 टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो पूरी लाइफ स्पेन में इंडिविजुअल्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सिंटैक्सिक एक्सपीरियंस है वो डोमिनेट करता है, क्योंकि एक बार जब लैंग्वेज को हम एक्वायर कर लेते हैं तो हम लैंग्वेज के ही सहारे आगे चलते हैं। पूरी लाइफ में हम लोग बोलते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये एक टाइप हो गया। अब है एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये जो पार्ट है, इसमें ये जो 3 चीजें हैं इनको समझेंगे, डायनामिज्म, पर्सोनिफिकेशन, सेल्फ सिस्टम। कई बार सेल्फ सिस्टम या पर्सोनिफिकेशन को 3 मार्कर में पूछा गया है, तो इसीलिए इसको समझिएगा। सुलिवान्स in his theory of personality emphasized those aspects of personality which are enduring in nature. Among them following 3 are main enduring aspects. अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में उन्होंने पर्सनैलिटी के उन एस्पेक्ट्स को कवर किया है जो नेचर एंड्योर करते हैं, लेकिन उन 3 एस्पेक्ट्स को डायनामिज्म, पर्सोनिफिकेशन और सेल्फ सिस्टम का उन्होंने नाम दिया है। ओके, तो डायनामिज्म क्या होता है? इन सुलिवन्स थ्योरी डायनामिज्म इज अ टर्म विच इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू ट्रेट्स। जैसे कि आपने ट्रेट्स अभी तक समझे थे, वही यहाँ पे डायनामिज्म का नाम लेते हैं। Sullivan's used the term dynamism to refer to a typical pattern of behavior, यानी कि जब हम ट्रेट की बात करते हैं ना, तो किसी स्पेसिफिक चीज पर हम चले जाते हैं। जैसे हमने कहा कि बहुत ऑनेस्ट है कोई पर्सन, ओके आई एम सो सॉरी, हाँ, किसी ने कहा कि बहुत ऑनेस्ट है कोई पर्सन, तो वो उसकी ऑनेस्टी को डिफाइन कर रहा है। तो उसी तरीके से जो टिपिकल पैटर्न है बिहेवियर का, वो दिखाने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको हम डायनामिज्म कहते हैं।
डायनामिज्म भी दो टाइप से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, डायनामिज्म रिलेटेड टू स्पेसिफिक जोन्स ऑफ द बॉडी एंड डायनामिज्म रिलेटेड टू टेंशंस. First type of dynamism leads to satisfaction of particularly body needs like hunger, thirst. बॉडी से रिलेटेड जो भी हमारे एक्शन रिएक्शन है वो आ जाते हैं फर्स्ट टाइप में. सेकेंड टाइप में जो हमारा डायनामिज्म है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, डिसजंक्टिव, कंजंक्टिव एंड आइसोलेटिंग डायनामिज्म. अब एक चीज समझिएगा यहाँ पे, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं. तो कॉन्सेप्ट चल ही रहा है सुलिवंस का. आप ये समझिए कि आपको हो सकता है इतनी सारी टर्मिनोलॉजी याद ना रह पाए. सुलिवंस की जो थ्योरी एग्जाम में पूछी गई है, मैंने इजी नोट्स में भी एक्सप्लेन किया, पर वहां पे मैंने काफी इसको अलग ही तरीके से समराइज करा है, बिल्कुल टू द वर्ड, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट आप लिख के नहीं आ सकते एग्जाम में. तो मेन मेन चीजों को ध्यान में रखेंगे अगर, हाईलाइट्स बना के, इसके नोट्स बना के, तो ये चीजें आसान हो जाएंगी, वरना इजी नोट्स में जो दिया है वो आपके लिए मोर देन इनफ है. ठीक, तो अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के डायनामिज्म की, जिसके खुद के 3 सब टाइप्स हो जाते हैं. तो अगर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी याद ना भी रहे तो भी आप समराइज करके लिख सकते हैं. The disjunctive dynamism of evil and hatred is called malevolence, defined by Sullivan as a feeling of living among one's enemies. जो disjunctive dynamism है उसमें hatred वाला feeling होती है पर्सन के अंदर, यानी कि जब हम किसी दुश्मनों के साथ में रहते हैं, दुश्मनों वाली फीलिंग दूसरों के साथ रहती है. Those children who become malevolent have much difficulty with giving and receiving tenderness or being intimate with other people. Conjunctive में, disjunctive में होता है ना, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं. कंजंक्टिव में कंजंक्शन, यानी जंक्शन बन रहा है, वहां पे जुड़ रहे हैं. तो ये डायनामिज्म जो है वो इंटीमेसी से जुड़ा है. कंजंक्टिव डायनामिज्म मार्क्ड बाय अ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल ऑफ इक्वल स्टेटस इज कॉल्ड इंटीमेसी. इंटीमेसी फैसिलिटेट्स इंटरपर्सनल डेवलपमेंट. जहां पर कंजंक्टिव डायनामिज्म देखने को मिलता है, वहां जो लोग होते हैं आपस में, उनके बीच में एंजाइटी, लोनलीनेस डिक्रीज होती है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हायर होते हैं. इंटीमेसी को ये दिखाता है. In contrast to both malevolence and intimacy, lust is an isolating dynamism. That is, lust is a self-centered need that can be satisfied in the absence of an intimate interpersonal relationship. यानी कि जो लस्ट की फीलिंग होती है जहां पे पर्सन में, वहां पे आइसोलेटिंग डायनामिज्म को हम नाम देते हैं. ये पूरी तरीके से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पे बेस्ड है एंड रिक्वायर्स नो अदर पर्सन फॉर इट सेटिस्फैक्शन. ओके, तीसरा इसका पार्ट हमारे पास आ जाता है, विच इज द सेल्फ सिस्टम. The most inclusive of all dynamism is the self system, or that pattern of behavior that protects us against anxiety and maintain our interpersonal security. Self system is a conjunctive dynamism. जब हम self system की बात करते हैं तो भी आपने conjunctive समझा था, जिसमें intimacy मैटर करती है, close relationship मैटर करते हैं. But because its primary job is to protect the self from anxiety, it tends to stifle personality change. Experiences that are inconsistent with our self system threaten our security and necessitate our use of security operation, which consist of behavior designed to reduce interpersonal tensions. हमारे जो भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहेंगे जो हमारे सेल्फ सिस्टम के साथ में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, इनकंसिस्टेंट रहेंगे, वो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेटन करेंगे, जाहिर सी बात है. एंड नेसेसिटेट द यूज ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन विच कंसिस्ट ऑफ बिहेवियर डिजाइन टू रिड्यूस इंटरपर्सनल टेंशन. तो ऑटोमेटिकली हम वैसा बिहेवियर करेंगे जिससे हमारी जो भी टेंशन है वो रिड्यूस हो, एंग्जाइटी जो है वो रिड्यूस हो, उसके लिए हम ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देंगे. One such security operation is dissociation, which includes all those experiences that we block from awareness. ऐसे सभी experiences, ऐसे सभी जो भी हमारे लाइफ में experiences हुए हैं, उनको उनसे डिसोसिएट हो जाना या उनसे अलग हो जाना, दूर हो जाना, जो हमें हार्म कर सकते हैं किसी भी तरीके से. Another is selective inattention, which involves blocking only certain experiences from awareness. ऐसी चीजों को अपने पास रखना जो हमें स्मूथ करती है हमारी लाइफ को, और ऐसी सभी चीजों से खुद को एलिमिनेट कर लेना जिनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो अपने सेल्फ सिस्टम को बिल्ड करने का हम काम करते हैं, यानी सेल्फ सिस्टम पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट कोर है. पर्सोनिफिकेशंस. थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड अवर सेलेक्टिव अटेंशन और इनअटेंशन वी डेवलप व्हाट सुविलिन कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स. यानी कि हम जो भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जैसा भी हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, उसके बेस पर, मतलब क्या हम चूज कर रहे हैं, हमारा अटेंशन क्या है और क्या हम इनअटेंशन की कैटेगरी में डाल रहे हैं, क्या हमारे लिए इरेलेवेंट है, उसके हिसाब से हम एक पर्सनैलिटी बिल्ड करते हैं, जिसको उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का नाम दिया. While defenses can often help reduce anxiety, they can also lead to misperception of reality. जब हम ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि abnormal बिहेवियर की तरफ हम टेंड होने लगते हैं, लेकिन ये इससे मिसपरसेप्शन भी क्रिएट हो सकता है. Sullivan shift his focus away from Freud and more toward a cognitive approach to understand personality. जिस तरीके से सुलिवन जो सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था
कि कैसे ये हमारे थॉट प्रोसेसेस को बदलती हैं। उसी तरीके से सुविलेंस ने जो है अपना एक और कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा पर्सोनिफिकेशंस एंड मेंटल इमेजेस दैट अलाउ अस टू बेटर अंडरस्टैंड आवरसेल्फ एंड द वर्ल्ड। यानी हमारा खुद के बारे में एक व्यू होता है जिसको हम पर्सोनिफिकेशन का नाम देते हैं, उसमें हम खुद के बारे में या दूसरों के बारे में मेंटल इमेजेस क्रिएट करते हैं, जिससे हम, और ये 3 बेसिक वेज होते हैं जिसके थ्रू हम खुद को देख सकते हैं, द बैड मी, द गुड मी एंड द नॉट मी। तीनों ही क्लियर हो रहे होंगे आपको। बैड मी का मतलब है हमारे सेल्फ के वो एस्पेक्ट्स जिससे हम अपने बारे में कोई भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं। गुड मी वो वाला एस्पेक्ट है जिससे हम अपने बारे में कोई भी पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं। और नॉट मी बताता है कि जो भी चीजें हैं वो हमारे लिए न्यूट्रल हैं, हमें वो इतना बॉदर ही नहीं कर रही है जिससे हम उससे कुछ भी बनाए, तो हम एक न्यूट्रल पॉइंट पर रहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स इसके बारे में हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है जो आपने बिगिनिंग में पढ़ा भी था, अब हम आए हैं डेवलपमेंट इपॉक्स पे। अब ये डेवलपमेंट इपॉक्स कहाँ से कनेक्ट हुए थे, एक बार मैं बहुत क्विकली आपको रिवाइज करा देती हूँ, देखिएगा, क्योंकि हम सब टॉपिक्स पे बहुत चलते चले गए। अगर आपने नोटिस किया तो हम सब टॉपिक्स पे बहुत चलते चले गए। ये हमने पहले डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ा, तो डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर हमने कॉग्निशन के 3 लेवल को एक एक करके समझा था। उसके बाद एंड्योरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर ही ज्यादा चीजों का ब्रेकअप हुआ है। इंड्योरिंग एस्पेक्ट्स में हमने डायनामिज्म, पर्सोनिफिकेशन, सेल्फ सिस्टम समझा। डायनामिज्म डिवाइड हुआ, डायनामिज्म में हमने डिसकंजक्टिव, कंजक्टिव और आइसोलेटिंग समझा। और उसके बाद पर्सोनिफिकेशन और सेल्फ सिस्टम एक एक करके समझ लिया। यहाँ पे सेल्फ सिस्टम पहले आ गया था, पर्सोनिफिकेशन इसके बाद आ गया था। ये इसके 2 पार्ट थे, तो इनका अंदर कोई सब पार्ट नहीं था। पर्सोनिफिकेशन के बाद अब लास्ट है जो हमने बिल्कुल शुरू में समझा था, वो है डेवलपमेंटल इपॉक्स। अनदर सिमिलैरिटी बिटवीन Suvillen's theory and that of Freud's theory is the belief that childhood experience determined to a large degree the adult personality। इस चीज के बारे में बात की थी कि चाइल्डहुड के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें, उसको इन्होंने भी वैल्यू दी थी। एंड थ्रू आउट अवर चाइल्डहुड मदर प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। अनलाइक फ्रॉइड, however he also believed that personality can develop in adolescence and even well into adulthood। ये भी मानते थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जो भी कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस हमारे होते जाते हैं वो सब हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करते हैं। और इसको उन्होंने नाम दिया डेवलपमेंटल थ्योरी इपॉक्स। ही बिलीव दैट वी पास थ्रू दीज स्टेजेस इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब ये क्या है, डेवलपमेंटल की स्टेजेस हैं इनके हिसाब से, कुछ नई बात नहीं है, इसको सुन के कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। डेवलपमेंट थ्योरी इपॉक्स जो है वो इसकी पिक्चर की इमेज से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। और उन्होंने इसके लिए 7 स्टेजेस बताई थी, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि इसकी 7 स्टेजेस हैं। इन्फेंसी, वही इन्फेंसी तो आप जानते ही हैं, बर्थ से 1 ईयर तक का टाइम होता है, इसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं। फिर चाइल्डहुड आता है जो 1 से 5 ईयर का होता है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जो भी स्टेजेस बताई हैं उसमें जो ईयर्स बताए हैं, एजेस बताई हैं, वो कैसी हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना आपका काम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइल्डहुड 1 से 5 ईयर का बताया। नॉर्मली हम चाइल्डहुड 1 से 5 ईयर का नहीं देखते, पर इनके में है। फिर है जुवेनाइल एजेस जो कि 6 से 8 ईयर की होती है, ये डिफरेंट है। द मेन फोकस एज अ जुवेनाइल इज द नीड फॉर प्लेमेट्स एंड द बिगिनिंग ऑफ हेल्दी सोशलाइजेशन। तो जो ये जुवेनाइल एज होती है इसमें बच्चे को, ये उसी तरीके से जैसे आपने वहां पे पढ़ा था फैलिक स्टेज होती है, लेटेंसी स्टेज होती है। लेटेंसी में बच्चा जो है वो फिजिकली एक्टिव रहता है, तो यहाँ पे बच्चे को जो होती है प्लेमेट्स की नीड होती है और हेल्दी सोशलाइजेशन करने की नीड होती है। उसके बाद अडोलेसेंस का टाइम आ जाता है जिसको उन्होंने प्री, अर्ली और लेट में डिवाइड कर दिया है। अडोलेसेंट को इन्होंने 6 to 8 ईयर्स नहीं, 9 to 12 ईयर्स में रखा है। देन 13 से 17 ईयर्स रखा है, और उसके बाद लगभग 18 से लेके 22-23 साल तक का जो लेट एडोलेसेंस होता है, इसको इन्होंने डिवाइड करा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी 7 स्टेजेस बिल्कुल ही अलग हैं बाकी लोगों से। हर एक स्टेज में अलग अलग चीजें हैं। अर्ली एडोलेसेंस में प्यूबर्टी के चेंजेस आने को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो बच्चा है प्री एडोलेसेंस में वो चाइल्डहुड वाली ही कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करेगा, कुछ और नया नहीं है। और लेट एडल्टहुड में वो थोड़ी मेच्योरिटी के साथ चीजों को करेगा, रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, पेरेंटल कंट्रोल होगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और लास्ट में इन्होंने कह दिया कि अडल्टहुड ही जो है वो मेन है, 23 ईयर्स एंड अबव, उसके आगे जो है वो अडल्टहुड में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जो ये जो इसका डिस्क्रिप्शन है ना, ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, वही है सब, जो जिस एज में जैसा बिहेव करता है, बस आपको ये एजेस के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहे थे। तो आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे, जो है कि इवैल्यूएशन इनकी थ्योरी का। डिस्पाइट सुलिवन्स इनसाइट इनटू द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड हिज अप्रोच टू साइकोथेरेपी हैव लॉस्ट पॉपुलैरिटी इन रिसेंट ईयर। ज्यादा इनकी जो थ्योरी है वो पॉपुलर नहीं हुई है। इन समरी हिज थ्योरी रेट्स वेरी लो इन फॉल्सिबिलिटी
low in its ability to generate research and average in its capacity to organize knowledge and to guide action। तो काफी ज्यादा इसको वेटेज मिला नहीं है थ्योरी को, पर इन्होंने अपनी थ्योरी के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। इन एडिशन इट इज ओनली एवरेज इन सेल्फ कंसिस्टेंसी एंड लो इन parsimony because Sullivan saw human personality as largely being formed from interpersonal relationship। तो उनकी जो थ्योरी है वो सोशल इन्फ्लुएंसेस पे काफी हाई नजर आती है एंड वेरी लो ऑन बायोलॉजिकल वंस। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पे जहाँ जिसके लेकर इन्होंने बात करी हो। इन एडिशन इट रेट्स हाई ऑन अनकॉन्शियस डिटरमेंट्स, एवरेज ऑन फ्री चॉइस, ऑप्टिमिज्म एंड कैजुअलिटी एंड लो ऑन यूनिकनेस। तो कई तरीके से इसका क्रिटिसिज्म और इवेल्युएशन हुआ है। और यस, यही लास्ट टॉपिक था। समराइज में आप समरी पढ़ सकते हैं एक बार, जितनी भी बातें हैं। हालांकि ऑलरेडी ये जो यूनिट है 4 पार्ट में डिवाइड होकर आपने काफी डिटेल में पढ़ी है, पर फिर भी ये जो समरी होती है कई बार इसमें बहुत सारी चीजें आपको बहुत क्विकली समझ में आ जाती हैं। देखिए पूरी जो आपका यूनिट थी उसको कितने बड़े पार्ट में इन्होंने समराइज किया, इसकी समरी भी छोटी नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है यूनिट 1। यस, हमने आज यूनिट 1 कंप्लीट करी है प्रीवियस 4 वीडियोस के साथ में। आज इस 4th वीडियो के साथ में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है ब्लॉक 2 की। और अब हम जंप करेंगे अपने यूनिट 2 की तरफ, देखेंगे कितना सिलेबस है, क्या क्या करना है। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सुपर सून। बाय बाय।